बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम 3 जून 2024 के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे लार्ज प्रोजेक्ट्स अगेन। डॉन का जो एडिटर है उसने पीएमएलएन की जो पुरानी रविश है उसके बारे में ये लिखा है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मेट्रो बस था ये थी, और फिर ऑरेंज लाइन ट्रेन और इस तरह के मोटरवे मोटरवे, तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो बहुत बड़ा फंडिंग लेते हैं, क्या वो दोबारा फिर से बनाए जाएंगे? तो ये एक परसेप्शन नज़र आ रही है कि पीएमएलएन जो गवर्नमेंट है वो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं वो दोबारा से शुरू करने जा रही है। और जाहिर है कि उसमें जो नेक्स्ट हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 2025 का, उसमें जो वो 3.3 ट्रिलियन रुपीस उसके लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए रखने जा रही है। फिर उसके बाद जो फेडरल पीएसडीपी का उनका शेयर बनता है पंजाब का, वो 1.2 ट्रिलियन रुपीस होगा, वो भी अलग से है। ठीक है। और ये वो फंड्स हैं जो वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को देने जा रहे हैं, और ये बहुत एम्बिशियस है। और साथ एक और एम्बिशियस चीज़ जो है वो 3.6 का ग्रोथ रेट है, जो कि प्लानिंग मिनिस्ट्री ने सोचा है, जो प्लान किया है कि ये ग्रोथ रेट हमें मिल जाएगा। और ये ग्रोथ रेट बहुत ही एम्बिशियस है। इसको टारगेट को अचीव करना नेक्स्ट ईयर में वो बहुत ही मुश्किल है, और शायद नामुमकिन भी हो। बल्कि न्यू बजट में जो आईएमएफ ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उनको फॉलो करना और उनको मीट करना, ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बेस करती है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एक स्मूथ वे में चलेगी तो ओवरऑल डेवलपमेंट आएगी ना। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने से क्या होगा कि सारा पैसा उधर झोंके लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, उस बुनियादी ज़रूरियात को पूरा नहीं किया जा रहा। ठीक है, पीने का साफ पानी है, उनकी खुराक की है, लोगों की क्लोथिंग की, लोगों की शेल्टर की जिम्मा सारी, और फिर क्लाइमेट चेंज जो लोगों का ओवरऑल माहौल है, मतलब ये बुनियादी चीज़ें हैं, इनको पूरा नहीं किया जा रहा। बल्कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे रखे जा रहे हैं। अब ये नहीं पता कि इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए जो पैसे रखे जा रहे हैं, क्या इसमें जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा या और नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। अब नून लीग की हिस्ट्री तो यही रही है कि वो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ज़्यादा, ताकि अपने नाम को वो अपने नाम लगा सकें चीज़ों को, बेशक वो बाद में कंप्लीट हो या ना हो। अच्छा, और साथ ही कि पीएसडीपी फॉर द आउटगोइंग फिस्कल ईयर हैज़ बीन रिड्यूस टू, मतलब जो पुराना हमारा पहले पिछले बजट में 9 बिलियन रुपीस का एक डेवलपमेंट बजट रखा गया था, बाद में उसको कम करके 7.17 बिलियन बजट उसको रखा गया। और वो भी पूरा जो है ना, वो समझ लें कि पूरा खर्च नहीं हुआ, क्योंकि पैसे अवेलेबल नहीं थे। ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो प्लानिंग मिनिस्ट्री ने, ये जो सारी प्लानिंग कमीशन ने ये जो सारी प्लानिंग की है ना, उसमें साथ उसने रखा है मतलब ये जो 3.6% का ग्रोथ रेट उन्होंने एक्सपेक्ट किया है, जो कि बहुत एम्बिशियस समझा जा रहा है, और समझा जा रहा है कि शायद मुश्किल ही है ये अचीव होगा। असल में स्टूडेंट्स याद रखें कि बजट किस चीज़ का नाम है। बजट आने वाले साल में सिर्फ अंदाजों का नाम होता है। ठीक है ना। मतलब जब ज़रा गौर करें कि हमारी अपनी जो इनकम होती है घर में, फॉर एग्जांपल पैसे कुछ आने होते हैं, एक बंदा कमा रहा है या दो कमा रहे हैं या तीन कमा रहे हैं। ठीक है। तो अब कमिंग मंथ जो है, उस मंथ में कितने पैसे हमारे पास आएंगे और हम उनको कहाँ कहाँ यूज करेंगे, इसकी प्लानिंग जो आज हम कर रहे हैं वो हमारा बजट है। बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट के पास कितने पैसे नेक्स्ट ईयर में आएंगे,
यकम जुलाई से लेकर अगले 30 जून तक, और वो उसे कहाँ कहाँ खर्च करेगी, इस प्लानिंग का नाम बजट है। ठीक है। अच्छा, अब प्लानिंग कमीशन ने 3.6% का जो ग्रोथ रेट सोचा है, उस ग्रोथ रेट के साथ कंडीशंस ये लगाई हैं कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई तो ये पॉसिबल होगा, जो कि नज़र नहीं आती। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी हुई। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि डॉलर की कीमत ऊपर नीचे ना हो, तो ये पॉसिबल होगा। तो ये भी मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल हो। फिर उसके बाद मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन को ओवरऑल कंट्री की जो सूरत हाल है वो स्टेबल रहे। तो अब ये स्टेबल तो नहीं रह सकती, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ही बैसाखियों पे है। तो ये स्टेबल कैसे रह सकती है? तो इस जाहिर है उन्होंने वो कंडीशंस ऐसी लगाई हैं कि वो ग्रोथ रेट पूरा ही नहीं हो सकता। मतलब दूसरे लफ्जों में कि ये सारा आदाद का, वो जैसे नून लीग किया करती है सागदार के फार्मूले के मुताबिक, वो बस एतदार जो आदाद का उतार चढ़ाव है, बस उसी को मेंटेन किया जा रहा है, उसी को फोकस किया जा रहा है, और इसके अलावा कोई समझ नहीं आ रही चीज़ों। और फिर इन्फ्लेशन का टारगेट रखा गया है कि इन्फ्लेशन नेक्स्ट ईयर में 12% होगी, जो कि अगेन लगता नहीं है कि पूरा होगा। उसकी वजह क्या है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो सिर्फ तय नहीं करना होता, उसके मुताबिक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कंट्री में चलनी चाहिए। ठीक है। अगर आपके पैसे में ताकत ही नहीं होगी, अगर महंगाई बढ़ती चली जाएगी, तो इन्फ्लेशन तो बढ़नी बढ़नी है ऑटोमेटिकली। आप बिजली की कीमतों को बढ़ाएंगे, आप पेट्रोल की कीमत को बढ़ाएंगे, तो इन दोनों चीज़ों से ऑटोमेटिकली हर चीज़ की कीमत बढ़ जानी है। ठीक है। और जब हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल कंट्रोल ही नहीं होनी। कहाँ 12%, ये तो 30% से ऊपर जाएगी, शायद 40 से भी। तो इस तरह से ये एक मतलब बजट आदाद का उतार चढ़ाव है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन एंड पे जो एडिटर कहता है वो ये कहता है कि हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि वो होश के नाखुन ले, और हमारी इकोनॉमी को स्टेबल होने दे। बहुत सारा पैसा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में ना फेंके। और फिर जाहिर है बहुत सारा पैसा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में फेंकेंगे तो उसमें कमीशन और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस तरह से चलेंगी। ठीक है। खुद राना सनाउल्लाह ऑन रिकॉर्ड है कहने के लिए कि हाँ हाँ, जो भी बजट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में दिया जाता है उसका सिर्फ 16%, 16% उसका सिर्फ और सिर्फ लगता है असल प्रोजेक्ट पे। बाकी इधर उधर ही फैलता है, बाकी जेबों में जाता है। तो अब इस तरह की सिचुएशन में एडिटर जो है वो एडवाइस करता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे, अपनी टैक्स बेस को बढ़ाए, लोगों से टैक्स कलेक्शन ज़्यादा करे, लोगों के ऊपर मजीद बोझ ना डाले। क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो अनप्लैन्ड होती हैं, बजट के अंदर अगर कोई ऐसे टारगेट्स रख लिए जाएं जो अचीवेबल ना हो, तो आगे चल के उन टारगेट्स को अचीव करना मुश्किल हो जाता है, और फिर महंगाई की एक नई लहर आती है। फिर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पे जल्दी से जल्दी टैक्स लगाया जा सकता है, जैसे बिजली के ऊपर लगा दें, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें, ये सारे काम करने पड़ते हैं, और उसकी वजह से फिर मुल्क की इकोनॉमी और डाउन जाती है। तो इसलिए पाकिस्तानी अवाम पहले ही हुक्मरानों की अय्याशियाँ बहुत भुगत चुकी हैं। अब जो है वो इस तरह से मामलात को एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे ना चलाया जाए, बल्कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जाए। और हमारा जो जो कर्ज वगैरह है, कर्ज उसको कोशिश की जाए कि नया कर्ज कम से कम लिया जाए, और जो पुराने कर्ज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वापस किया जाए ताकि हमारी इकोनॉमी के ऊपर बर्डन कम हो। इसमें एम्बिशियस का एक वर्ड है,
एम्बिशियस का मतलब होता है बहुत आगे बढ़ा हुआ, बहुत आगे की सोचने वाला, जो कि शायद मुमकिन ना हो। अपेरेंट का मतलब होता है ज़ाहिरी। फिर उसके बाद जी कंस्ट्रेंट का मतलब होता है पाबंदियाँ। और उसके बाद जी अपकमिंग, आने वाला। ये जो वर्ड्स मैं बता रहा हूँ ये आपकी राइटिंग के लिए बहुत अच्छे होंगे अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो। इसके बाद आगे चलते हैं जी लोकल पावर। लोकल पावर का मतलब है लोकल बॉडीज़ के हवाले से। बेसिकली ये ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान के आर्टिकल पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 140A है उसके मुताबिक लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होने चाहिए और लोकल बॉडीज़ के इदारे बनने चाहिए। यानी कि ये जो छोटे लेवल पे काउंसलर और इस तरह के इदारे होते हैं लोकल बॉडीज़ के, वो बनने चाहिए। और असल में एक पीपल्स पार्टी, सॉरी, ये PMLN और MQM में ये एक मुआहदा हुआ है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे और उनके इदारों को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। और उसमें आर्टिकल्स 140B और 140C ये भी क्लॉजेज ऐड की जाएंगी जिसमें ये कि उनकी पावर्स और फिर उनकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी डिवाइस की जाएंगी चीज़ें। तो हमारा एडिटर कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है, लोकल गवर्नमेंट ही असल गवर्नमेंट होती है जो लोगों के छोटे छोटे मसाइल को हल करती है। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं या जो फेडरल गवर्नमेंट्स होती हैं उन्होंने लेजिस्लेशन करनी होती है, उन्होंने छोटे छोटे ये जो सड़कों के और इस तरह के मसाइल हैं उनकी तरफ नहीं उलझना होता। तो इसलिए लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन को इंश्योर करना चाहिए। और सुप्रीम की 2022 की जजमेंट भी हमारे सामने है कि जिसमें उन्होंने डेवोल्यूशन ऑफ पावर का कहा था। लेकिन हमेशा से हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो इसमें रोड़े अटकाती रहीं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ें लेके आती रहीं जिसकी वजह से लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नहीं हुए। असल में प्रॉब्लम ये है कि लोकल बॉडीज़ के आने से प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अपने बहुत सारे फंड्स जो हैं वो आगे लोकल बॉडीज़ को, लोकल गवर्नमेंट्स को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रही होती हैं या जो तहसील लेवल पे काम कर रही होती हैं उनको अपने बहुत सारे फंड आगे मुंतकिल करने पड़ते हैं। और वो फंड मुंतकिल करने से इसलिए जो है ना वो नहीं करना चाहते क्योंकि उनके हाथ से पैसा चला जाता है और वो करप्शन नहीं कर सकते, वो अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकते, वो जिसको जब चाहें कोई ग्रांट्स नहीं दे सकते, वो पॉलिटिकल लोगों को, MPs को, MNAs को कोटा नहीं दे सकते अपने कामों में, तरक्याती इलाकों में तरक्याती काम करने का। तो ओवरऑल फिर सोसाइटी का जो एक स्टैंडर्ड है वो डाउन जाता है और वो डाउन स्टैंडर्ड लोकल बॉडीज़ के ना होने की वजह से, दूसरे लफ्ज़ों में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स चाहती हैं कि वो लोकल बॉडीज़ वाले काम खुद करें ताकि उनकी जो है वो एक लोगों के दरमियान में, लोग आम लोगों में वर्थ बने। हालांकि ये बिल्कुल ही बुरा मॉडल है, ये ऐसा नहीं हो सकता। लोकल बॉडीज़ में लोकल बॉडीज़ को प्रॉपरली जो है एक्टिवेट करना चाहिए और उसमें साथ ये बताया गया है कि उसमें वुमेन का प्रॉपर कोटा होना चाहिए, उसमें माइनॉरिटीज़ का कोटा होना चाहिए, यूथ का, PWDs का, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसजेंडर का, सब का एक प्रॉपर कोटा होना चाहिए कि जो उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और इसके रास्ते में जितनी भी ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस है, जितना भी ये अपना अफसरों का ये इंटरफेरेंस है, ये सारा ख़त्म होना चाहिए। और लोगों को लोकल बॉडीज़ के थ्रू उनकी सहूलियात मिलने देना चाहिए क्योंकि लोकल बॉडीज़ के बगैर डेमोक्रेसी का तस्वर और डेमोक्रेटिक कल्चर पैदा करना ये नामुमकिन है। इसमें जो आप वर्ड यूज कर सकते हैं, कॉर्नर स्टोन एक अच्छा वर्ड है, संग बुनियाद। फिर उसके बाद थ्राइविंग का मतलब फरोग पजीर, जो बढ़ रहा हो, जो आगे बढ़ रहा हो। इम्प्रूविंग, थ्राइविंग, ये सिनोनिम्स हैं। अंडरमाइन का मतलब होता है कमजोर करना। फिर उसके बाद कन्वर्सली, इसके बरक्स, कन्वर्सली है या ऑन द कॉन्ट्ररी है या कॉन्ट्ररी वाइज है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, इसको यूज करना चाहिए।
फिर उसके बाद रिलिंक्विश का मतलब होता है तर्क कर देना, छोड़ देना। इंसेंटिवाइज का मतलब होता है एंकरेज, हौसला अफजाई करना, गैल्वेनाइज करना, काम को तेज करना, कैटलाइज करना। एंडेवर का मतलब होता है कोशिश। अच्छा, आगे चलते हैं। थर्ड वाला है जी चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स। चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है कि जिसमें कहा गया कि चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स बननी चाहिए और उसमें स्पेशली ट्रेंड जजेस जो हैं वो लगाए जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें ये वाली ट्रेडिशन चलती है। ये लोगों का फंडामेंटल राइट है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अब लोगों में बच्चे भी आते हैं और सम टाइम बच्चे कुछ मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, कुछ इस तरह के मामलात होते हैं जिसकी वजह से बच्चों के लिए स्पेशल कोर्स बननी चाहिए कि वो जो कि बच्चों के मामलात को सही तौर पर समझ सकें। अब बच्चा किस वक्त कोई मेंटल स्ट्रेस में है, उसको कैसे वो करना है, उस ट्रॉमा से बाहर लाना है और उसकी असल जो हकीकत है वो अदालत के सामने लानी है। इसके लिए ज़ाहिर है स्पेशली ट्रेंड लॉयर्स हों, स्पेशली ट्रेंड जजेस हों, स्पेशली ट्रेंड अदर जो 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 अदालत का जो पूरा स्टाफ है वो हो, ताकि सही तौर पर बच्चों के केसेस को डील किया जा सके, या ऐसे केसेस जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हो। ठीक है, पाकिस्तान का आर्टिकल 35 जो कहता है कि सबको प्रोटेक्ट करना है, मैरिज को प्रोटेक्ट करना है, फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, मदर को प्रोटेक्ट करना है, चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना है। तो आज जब चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने की बात आती है तो जाहिर है फिर वो चाइल्ड को प्रोटेक्ट उसी सूरत में किया जा सकेगा जब चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स होंगी। तो ये एक अच्छा फैसला है। 2000 में भी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस लाया गया था। एक बहुत अच्छा कानून था, लेकिन उसके ऊपर कोई ख़ास बात में अमल नहीं हुआ और उसको सही तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिसलिए फिर उसका फ़ायदा हुआ नहीं। तो इसलिए अब इस फैसले को कम से कम इस फैसले को अब ही आगे लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये वक्त की अहम ज़रूरत है। और इसमें अगर हम देखें तो हार्टनिंग, हौसला अफजाई करने वाला, इससे पहले भी अभी एक वर्ड आया है, तो ये हार्टनिंग का वर्ड भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेंचुएट का मतलब होता है जोर देना, ताकीद करना, ये भी ज़रूर इसमें यूज़ करें। जेपरडाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खतरे में डालना, किसी चीज़ को अंडरमाइन करना। रिहेबिलिटेट का मतलब होता है बहाल करना, ये ज़रूर ये वर्ड्स आप यूज़ करें। एसुएज, तस्कीन, तस्कीन हासिल करना भी वैसे होता है, ये वर्ब के तौर पर भी आता है, नाउन के तौर पर भी आता है। वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर। तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।